हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 में जो भी छात्र छात्रा हैं उनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ठीक है जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको टॉप 25 एमसीक्यू कराऊंगा जो कि सारे के सारे आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर दिए, क्योंकि आप में से बहुत से छात्र छात्रा अभी तक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं होगा। तो आपके पास समय कम है क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला दिसंबर में शुरू होने वाला आपको मालूम होना चाहिए। तो आप सभी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख के क्या कर सकते हैं, अपने टर्म 1 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए जानते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र क्या है। आप इसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ जिसका धन और शास्त्र की संधि से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। यानी आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आप क्या टिक करिएगा, धन का अध्ययन। और यहाँ पर आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा दी हुई कि अर्थशास्त्र क्या होता है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा यानी ब्रांच है किसकी, आपके सोशल स्टडी की, जिसके अंतर्गत जिसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जितने भी हमारे वस्तु यानी सामान है और सेवाओं के सारे उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, विनिमय मतलब आपका एक्सचेंज हो गया, उपभोग मतलब कंजप्शन हो गया, इसका हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिक क्वेश्चन यहाँ से एक पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिए धन का अध्ययन। ठीक है, अब हमारा अगला जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा दो प्रकार होते हैं आपके, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम जानते हैं कि इस व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताया गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाई के एक भाग का अध्ययन किया जाता है, यानी सिर्फ यहाँ पर एक ही पार्ट का क्या किया जाता है, आपका स्टडी किया जाता है, जैसे एक उत्पादक हो गया, एक उपभोक्ता हो गया, एक विनियोजक हो गया, एक व्यापारी इत्यादि। इसका उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन, यानी इसका जो मोटिव है वो क्या है, संसाधन का सर्वोत्तम आवंटन बंटवारा करना है। वहीं पर समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक बृहत इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, जो हमारी पूरी इकोनॉमी है, जैसे अर्थव्यवस्था है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट क्या करते हैं, हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। इसका उद्देश्य जो संसाधनों के पूर्व रोजगार एवं विकास में होता है। इसका जो मेन मोटिव है, मेन एम है वो क्या है, जितने सारे हमारे रिसोर्स है उसका क्या करना है, पूर्ण रोजगार करना एवं विकास से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और हमारे समष्टि अर्थशास्त्र में। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आप इस आंसर को याद हमेशा रखिए, एडम स्मिथ। क्या होता है इसका आंसर, एडम स्मिथ। अब इसके बाद देखिए हमारे सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो शुरू होंगे और सारे के सारे मैं आपको बता दूं एमसीक्यू हैं और इसमें आपको 4 ऑप्शन टोटल दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या है। तो पहला ही हमारा सवाल है कि एमपीसी का मान होता है। ठीक है, का नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1 हो गया, ऑप्शन नंबर बी है आपका 0, ऑप्शन नंबर सी है हमारा यानी ग नंबर 0 से अधिक किंतु 1 से कम, और ऑप्शन नंबर घ है हमारा अनंत। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये एमबीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम। ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान हमेशा क्या होता है, ऑप्शन नंबर का आपका 1, ऑप्शन नंबर ख 0, ऑप्शन नंबर सी 0 से अधिक किंतु 1 से कम, ऑप्शन नंबर घ आपका अनंत। ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है यानी एमपीसी का जो मान होता है वो हमेशा याद रखिएगा वो अनंत होता है, इन्फिनिटी, जब इसे आप इंग्लिश में कहते हैं। तो इंग्लिश के जो भी छात्र छात्र है मैं उनको इंग्लिश भी क्लियर कर दूंगा। तो ऑप्शन नंबर की घर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र और नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है, यानी कौन सी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र और नियोजन यंत्र मिलकर क्या करते हैं, जितने भी केंद्रीय समस्या है उसका क्या करते हैं, समाधान करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर का समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है राइट आंसर, आप कॉपी में एक बार क्या करें, नोट डाउन करें कि आपका जितने सारे एमसीक्यू टिक करें सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी जो आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, जितने भी कीमत यंत्र है और नियोजन तंत्र है उसको क्या करते हैं, समाधान किया जाता है इन समस्याओं का। तो ऑप्शन नंबर ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला जो सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र में से सम्मिलित, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में से क्या सम्मिलित है, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रास्फीति का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो आप बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र में कौन से सम्मिलित है, ये चारों में से चारों है या फिर कोई एक है। ठीक है,
तो देखिए इसमें से समष्टि अर्थशास्त्र में बात ही किया जाता है कि जिसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, मोस्टली भाग इसमें पढ़ा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब हमारा अगला जो सवाल है कि यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है, यानी अर्थव्यवस्था में क्या है, आय का जो संतुलन स्तर है और पूर्ण रोजगार के स्तर से क्या होता है, पहले निर्धारित, पहले पता कर दिया जाता है, तब उसे क्या कहता है, न्यून मांग की दिशा, आंशिक मांग की दिशा, मांग की अधिक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है न्यून मांग की दिशा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो क है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर की आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में से किसमें वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 1 का नंबर आपका उत्पादन, ऑप्शन नंबर ख आपका आय, ऑप्शन नंबर ग आपका रोजगार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपके। ठीक है, तो आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग की वृद्धि होने पर निम्न क्या वृद्धि होती है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब हमारा आय एवं उत्पादन का जो संतुलन स्तर उसमें अगर सामूहिक मतलब सबके लिए क्या वृद्धि होगी, तो इसमें सब क्या आपका जो है आपका इंक्रीज होने वाला उत्पादन, आय, रोजगार या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा घ नंबर, सारे के सारे चीज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि केन्स का सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर का पूर्ति पर, ऑप्शन नंबर बी प्रभावपूर्ण मांग पर, ऑप्शन नंबर ग उत्पादन क्षमता पर, या ऑप्शन नंबर घ उपयोग सभी पर। तो आप बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ख जो है हमारा, ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग, ये क्या है इसका राइट आंसर है। केन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर करता है, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर का आपका कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर का मांग में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर जो ग है हमारा मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला है कि मांग की लोच है, ठीक है, उसको मापने का सूत्र कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होता है मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क खनन, ऑप्शन नंबर ख हमारा निभोज, ऑप्शन नंबर ग संचार, ऑप्शन नंबर घ पशुपालन। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा होगा। तो देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवा सम्मिलित होती है, देखिए खनन, निभोज, संचार और ऑप्शन पशुपालन। तो आपका जिसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी पशुपालन इसका राइट आंसर है। अगला जो सवाल हमारा कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। ऑप्शन नंबर का उपभोक्ता चयन की, ऑप्शन नंबर का चुनाव की, ऑप्शन नंबर ग हमारा फर्म चयन की, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या आप बताइए पहले से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या होती है, वो होती है चुनाव की, यानी ऑप्शन नंबर जो ख है हमारा वो हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, किसकी पुस्तक है ये, जेबीसी के, जे एस मिल की, जे एम केन्स की, या फिर जॉन रॉबिन्स की। तो आप बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से चार ऑप्शन में से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है कि जे एम केन्स इसका जो होगा राइट आंसर होगा। तो जो जे एम केन्स है उन्होंने क्या लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अगला जो क्वेश्चन हमारा कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है। ठीक है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें से बहुत से छात्र छात्राएं क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टिक करें। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये आप टिक करिएगा तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप सही से टिक करिए, आपका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो देखिए याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या है हमारा केंद्रीय बैंक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल हमारा कि राष्ट्रीय आय के आंकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है। इन राष्ट्रीय आय में
राष्ट्रीय की जब कैलकुलेशन करिएगा तब कोई भी वस्तु या सेवा का अगर एक से ज़्यादा बार काउंटिंग कर लिया तो क्या कहलाएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है दोहरी गणना, ऑप्शन नंबर एकल गणना, ऑप्शन नंबर ग आपका बहुलल गणना और ऑप्शन नंबर घ है हमारा कोई नहीं। तो देखिए आप नाम से सुन सकते हैं एक से अधिक पर जब कोई चीज़ काउंट हो जाता है तब उसे क्या कहेंगे, एकल गणना। एकल गणना अपने एकल मतलब सिंगल होता है। ऑप्शन नंबर जो का है हमारा दोहरी गणना, एक से ज़्यादा बार यानी कम से कम 2 बार काउंट करिएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा 13 नंबर की भारत का वित्तीय वर्ष है, जो भारत का वित्तीय वर्ष कब स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर ख हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर ग हमारा 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक, ऑप्शन नंबर ख हमारे इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए हमेशा कि जो भारत का वित्तीय वर्ष है तो वो हमेशा कब शुरू होता है, 1 अप्रैल शुरू होता है, चलता कब तक है वो आपका 31 मार्च तक। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। अब हमारा 14 नंबर सवाल है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर ख आपका सकल निवेश, ऑप्शन नंबर ग आपका घरेलू आय और ऑप्शन नंबर घ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ये साधन लागत पर जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है। तो देखिए याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका घरेलू आय, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय क्या कहते हैं हम, घरेलू आय, यानी ऑप्शन नंबर ग जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल है कि क्या सत्य, इनमें से कौन सा सत्य है कि जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीडीपी प्लस घिसावट। ऑप्शन नंबर ख हमारा एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस घिसावट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख होना चाहिए, देखिए मिसप्रिंट क्या हुआ, ग होगा यहाँ पर, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। ऑप्शन नंबर घ हमारा जीएनपी बराबर एनएनपी माइनस घिसावट। तो देखिए इसमें से क्या राइट आंसर, आप पहले टिक करिए उसके बाद मैं इसको राइट आंसर बताता हूँ आपका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस घिसावट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला जो सवाल है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। जी वी से ने, जे एस मिलव ने, ऑप्शन नंबर ग हमारा केंज ने या ऑप्शन नंबर घ हमारा रिकॉर्डो ने। तो इसका राइट आंसर आप पहले बताइए कि क्या आंसर होगा इसका सही। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जे वी से। ये जो पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है ये किसने प्रतिपादित किया था, जे वी सी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल है कि यदि एमपीसी बराबर कितना दिया हुआ है 0.5, यानी आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ठीक है, कंज्यूम यानी जिसे आप कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान दिया 0.5। तो जो गुणांक के का वैल्यू क्या होगा 1/2, ऑप्शन नंबर ख 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग जो हमारा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए अगर आपका एमपीसी का वैल्यू 0.5 दिया होगा, के का वैल्यू निकालना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी ऑप्शन नंबर ग 2 आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा, आप पहले बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसमें शामिल किया जाता है। इन चारों में से कौन सा है जो शामिल किया जाता है राजकोषीय नीति के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या है, सार्वजनिक व्यय यानी, ठीक है, करारारोपण, सार्वजनिक ऋण, ये सारे के सारे चीज क्या शामिल होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि व्यापार शेष बराबर क्या होता है। ऑप्शन नंबर का दृश्य मदों पर नियमित दृश्य मदों का आयात, दृश्य तथा अदृश्य मदों का निर्यात, दृश्य तथा अदृश्य मदों का आयात, दृश्य मदों का आयात, दृश्य, ठीक है, मदों का निर्यात या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो व्यापार शेष मतलब क्या होता है, जो दृश्य मदों का नियमित दृश्य मदों का आयात, ठीक है, इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कि बजट के संगठन निम्न में से कौन से हैं, बजट प्राप्तियां, ठीक है, बजट व्यय का, और इसे ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें से। तो देखिए बजट के संगठक क्या है, दोनों ही, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय दोनों के दोनों के पार्ट है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर। तो हमारा 21 नंबर सवाल है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ठीक है, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए या फिर संसाधन कैसे किया जाए, या ऑप्शन नंबर ग हमारा साधनों का विकास एवं आर्थिक विकास समस्या, या ऑप्शन नंबर घ हमारा इनमें से सभी। तो आप बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है वो सारे के सारे चीज़ पर डिपेंड करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम इसे टिक करेंगे इनमें से सभी। ठीक है। अब हमारा अगला जो सवाल है कि निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर क हिक्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर वालरस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मार्शल के द्वारा या ऑप्शन नंबर घ हमारा रॉबिन्स के द्वारा। ठीक है। तो किसने कहा था कि निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की जो कीमत मांग होती है वो पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये सब के सब कथन है, तो आप बताइए किसके द्वारा ये कथन दिया गया था। तो आप सभी छात्र छात्राओं को मिलते हैं 5 सेकंड के समय, इसको सॉल्व करिए कि इसका सही आंसर क्या, टिक करिए आप कॉपी में अपने। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा वो होगा मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल हमारा कि क्या सही आपको बताना है कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस घिसावट आपका, और हो गया आपका एनएनपी बराबर हो गया जीएनपी प्लस घिसावट, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट, या ऑप्शन नंबर घ हमारा जीएनपी बराबर एनएनपी माइनस घिसावट। तो इसका जो राइट आंसर आप बताइए कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा एनएनपी बराबर क्या होता है जीएनपी माइनस घिसावट, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारा जो अगला सवाल है वो है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अस्तित्व होता है किसका, निजी स्वामित्व का, मुनाफा कमाने का, ऑप्शन नंबर ग दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, दोनों के दोनों चीज़ शामिल होते हैं, निजी जो निजी स्वामित्व वो भी होगा और मुनाफा कमाने के लिए ठीक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काम किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग दोनों हो जाएगा, ये राइट आंसर। अब हमारा जो आज का लास्ट सवाल है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, हस्तांतरण का, शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त आय, काले धंधे से प्राप्त आय, या ऑपरेशन नंबर सी उपरोक्त सभी। तो देखिए राष्ट्रीय आय जिसे आप इनकम नेशनल इनकम भी कहते हैं, इसमें से इसमें कौन सा चीज़ सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं, बेसिक नॉलेज से आप इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो घ है हमारा उपरोक्त सभी, ये इसका राइट आंसर है। ये इन तीनों के तीनों ऑप्शन कोई भी सम्मिलित नहीं होते हमारे नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय में। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर घ हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे देखिए इकोनॉमिक्स के 25 टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके जो जैक के मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाले दिसंबर में, उसको आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को क्या लिख के पढ़ सकते हैं, बार बार वीडियो को देख के आप क्या कर सकते, सारे के सारे क्वेश्चन को क्या कर से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत से छात्र जिस भी आप आर्ट्स के हो तो थोड़ा भी ध्यान देते हैं, साइंस और जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही कम ध्यान देते हैं, लेकिन उनका जो एग्जामिनेशन होगा उनमें इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे आपके एमसीक्यू होने वाले हैं। तो सारे के सारे आप सवाल को अच्छे से कर जरूर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर जरूर इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये वीडियो जितना हो सके दोस्तों जरूर शेयर कर दिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर इस ये तो आप 25 क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद मुझे मैसेज करिएगा कि आपको पीडीएफ का लिंक पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, और तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।